जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बिना किसी देर के चलते हैं आज की क्लास की तरफ। क्लास में जाने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि ये आपके MPSI के लिए स्पेशल क्लास रहने वाली है, जहां पे ये सीरीज चल रही है कि 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज रहेगी। 1000 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जीके और जीएस को मिला करके। ठीक है, आज आपकी क्लास में 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें से जीके के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 क्वेश्चन किसके रहेंगे, जीएस के रहेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। दोनों को मिला करके कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें से आपको बताना है कि 20 में से आपने कितने अंक अर्जित किए। अगर आप 18 से 19 क्वेश्चन आप सही करते हो तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही ज्यादा तगड़े तरीके से चल रही है। अगर आप कहीं 12 से 15 के बीच में रह रहे हो तो इसका मतलब आपकी जो पढ़ाई है वो एवरेज है। अभी आपको थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है। अगर इससे भी आपका नीचे रह रहा है, 10 से नीचे अगर रह रहा है, 5 से 10 के बीच में अगर रह रहा है तो इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सारे परीक्षा पे आधारित क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में, MP व्यापम के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फटाफट से और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस को। आ जाइए फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, श्रीगुप्त थे, या फिर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त थे। फटाफट से बता दीजिएगा कि कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन। ठीक है, 240 ईस्वी की बात है। 240 ईस्वी की बात है। श्रीगुप्त ने, किसने? श्रीगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस समाज की स्थापना की थी? तो मौर्य समाज की। ठीक, मौर्य समाज की स्थापना की थी। इसी को हम भारत का स्वर्ण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का स्वर्ण काल भी इसी समय को माना जाता है। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो जब मौर्य धर्म चल रहा था, मौर्य समाज चल रहा था, ठीक है ना, उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। आ जाइए फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है कि झांसी की रानी कविता के लेखक कौन हैं? कालिदास हैं, तुलसीदास हैं, झांसी की रानी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी रहने वाली हैं। फटाफट से बता दीजिए कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे केवल इतना पूछा है कि जो झांसी की रानी कविता है उसकी लेखक कौन है। जल्दी से बताइएगा। कालिदास की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। कालिदास जी की अगर हम बात करते हैं तो अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम इनकी रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद तुलसीदास की अगर हम बात करते हैं, तुलसीदास जी की अगर हम बात कर लेते हैं तो तुलसीदास की कौन सी रहने वाली है? तो तुलसीदास की जो रहने वाली है रामचरितमानस। ठीक, रामचरितमानस के अलावा विनय पत्रिका,
विनय पत्रिका इन्हीं की रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बता दो फटाफट से। तो सुभद्रा कुमारी चौहान आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपको इस क्लास की पीडीएफ जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है उसके तुरंत बाद आप जाकर के क्या करेंगे, इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लास्ट में आपको मिल जाएगा लिंक इस चैनल के, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका, वहां पे जाकर के आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको सारा डिटेल के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि लोकसभा में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ठीक है, ये आपसे आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 55, ऑप्शन नंबर डी 20। फटाफट से बता दो, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बता दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बता दो कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो अनुच्छेद जो 81 है हमारा, वो कहता है, अनुच्छेद 81 हमारा कहता है कि भैया ऐसा है कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसमें से जो लोकसभा में चुन करके आएंगे वो केवल होंगे अधिकतम 20। अधिकतम कितने होंगे, 20 होंगे। ठीक, लेकिन अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर केंद्र शासित प्रदेश तो हैं, उसमें से सबसे ज्यादा केंद्र शासित जो प्रदेश है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से सबसे अधिक सीट किसको दी गई है। तो सबसे अधिक जो सीट दी गई है दिल्ली को दी गई है। किसको दी गई है, दिल्ली को दी गई है। दिल्ली के पास ये जो सीट है वो रहती है 7 सीटें मिली हुई हैं लोकसभा की। किसको, दिल्ली को सबसे अधिक। ठीक, दिल्ली को सबसे अधिक सीटें मिली हुई हैं। कितनी मिली हुई हैं, तो 7। क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जो दिल्ली है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते इसको कितना मिला हुआ है लोकसभा में, सदस्यों की संख्या इसको कितनी मिली, कितनी सीटें टोटल मिली हुई हैं, तो 7 सीटें इसे मिली हुई हैं दिल्ली को। ठीक, ये अच्छे तरीके से आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम कर लें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी नदी कौन सी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन देखिएगा, ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी है, कृष्णा नदी है, गंगा नदी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ज्यादा ऑप्शन बोलने के चक्कर में ऑप्शन फ्लो में ज्यादा ही ऑप्शन मैंने बोल दिया। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना कि 4-5-10 ऑप्शन बोल दिया। मैंने बोला ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, इसके बाद इनमें से कोई नहीं भाई। अब क्या करूं, बोल तो दिया ही हूं, तो क्या करूं, अब बोल दिया मैंने तो बोल दिया। ठीक, तो बताओ जल्दी से कि नर्मदा है, ताप्ती है, कृष्णा है, गंगा है, कौन सी है सबसे बड़ी नदी। तो भैया सबसे बड़ी जो नदी है उसकी कुल लंबाई की अगर हम बात कर लें, कुल लंबाई की, तो 13-12 है। कितनी है, 13-12 किलोमीटर। ठीक, 13-12 किलोमीटर। कौन सी नदी है, नर्मदा। नर्मदा निकलती कहां से है, अमरकंटक के, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। ठीक, अमरकंटक से निकलती है। 13-12 किलोमीटर। 13-12 किलोमीटर कौन सी नदी है, नर्मदा। नर्मदा निकलती कहां से है, अमरकंटक के, अमरकंटक से निकलती है। 13-12 किलोमीटर। ठीक,
कहां से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। इसके अलावा इसको क्या याद रखना है कि जो हमारे मध्य प्रदेश में ये बहती है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में? तो 1077 किलोमीटर। कितना? 1077 किलोमीटर ये हमारे मध्य प्रदेश में बहती है। बाकी जो बचा है 1312 किलोमीटर में से, तो वो बाहर बहती है, मतलब दूसरे किसी राज्य में बहती है। ठीक, बस इतना आपको याद रखना है कि 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। यहां पे लिख देता हूं मध्य प्रदेश में बहती है, बाकी दूसरे राज्यों में बहती है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुल लंबाई की अगर नर्मदा की बात कर ली जाए तो 1312 किलोमीटर। कितना? 1312 किलोमीटर है। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है नदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है कि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार है ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी टाइप के आपके एमपीएसआई में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहेंगे क्योंकि ये मध्य प्रदेश से भी रिलेटेड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भारत से भी रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। मतलब ऐसा मैंने इसको बनाया हुआ है कुल मिलाकर के कि ताकि आपके एमपीएसआई के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी ये क्लास रहेगी। अगर आप इस क्लास में जुड़े हैं तो इसको लास्ट 1000 जब तक मैं क्वेश्चन ना करवा दूं, आपको हर रोज आना है और 1000 क्वेश्चन आपको पूरे टोटल 1000 क्वेश्चन में करवाऊंगा, उसको पूरा पढ़ करके जाना है। ठीक है, तो अगर आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, वीडियो को लाइक कर दो और दूसरों तक पहुंचा दो ताकि उनका भी भला हो सके और आपका तो भला हो ही जाएगा। देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, असीरगढ़ का किला, ग्वालियर का किला, दिल्ली का लाल किला या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। जल्दी जल्दी से बताइए। ठीक, यहां पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? असीरगढ़ का किला। किसको कहा जाता है? असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला। ठीक है, अब इसी किले को किसने जीता था? अकबर ने जीता था। ठीक, अकबर ने जीता था इसी किले को। ठीक है, कब जीता था? 1601 में जीता था। और क्या याद रखना है कि अकबर का जो विजय रथ था यहीं पे समाप्त हो जाता है। ये उनका लास्ट किला था जिसको अकबर ने जीता था। ये क्या है? यहीं से अकबर का जो विजय रथ था यहीं पे समाप्त हो जाता है। ये लास्ट किला था जिसको अकबर ने जीता था, इसलिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। कब जीता था? तो 1601 में जीता था। मध्य प्रदेश में कौन सा प्रमुख जलप्रपात स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं भी शामिल है यहाँ पे। तो ऑप्शन देखिएगा, धुआंधार जलप्रपात ऑप्शन नंबर बी, कांची जलप्रपात ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी जलप्रपात या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बता दो कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो। अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात की बात कर ली जाए अगर, तो कौन कौन सा है? दुग्धधारा
धारा कहाँ पे है? ये अमरकंटक में है। इसके अलावा चचाई, चचाई, बहुती, बहुती, और बताइएगा कौन सा है? और बताइए कौन सा है? तो भैया धुआंधार जो जलप्रपात है, धुआंधार, धुआंधार जो जलप्रपात है वो कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में रहने वाला है। कहाँ है? तो धुआंधार जो जलप्रपात है वो आपके मध्य प्रदेश में रहने वाला है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पे है? तो जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर में ये जलप्रपात रहने वाला है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। अगर आपका मन करता है तो याद रख लो ताकि आपका अच्छा नंबर आए, अगर नहीं मन करता तो मत याद रखो। भाई किसी ना किसी को तो जॉब मिलनी ही है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई दूसरा लेके जाएगा, अगर आप मेहनत कर लेते हो तो आप पाओगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक बात तो अच्छे तरीके से, मतलब मैं नहीं, किसी भी टीचर से अगर आप पूछोगे तो कोई भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको 8 से 10 घंटे अपने देने ही पड़ेंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, किसी भी तरीके से 8 से 10 घंटा अपना दे दो। एक बार दे दोगे, 1 साल तक दे दोगे, ठीक, पर डे आपको देना है 8 घंटा हर रोज 365 दिन तक करके देखो, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल ही जाएगा। ठीक, देखिए सांभर नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? सांभर नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, या फिर कर्नाटक में है? फटाफट से बता दो कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। ठीक, जल्दी जल्दी से बताइए कि सांभर जो नृत्य है वो कहाँ पे प्रचलित है? ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि सांभर नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो कहाँ प्रचलित है? राजस्थान में, राजस्थान में रहने वाला है। ठीक, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को फटाफट से देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि ओडिसी नृत्य किस धार्मिक स्थल से संबंधित है? ओडिसी नृत्य जो है किस धार्मिक स्थल से संबंधित है? बोधगया से है, बनारस से है, या फिर पुरी से है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक, अगर हम बात करते हैं ओडिसी नृत्य की, किसकी? ओडिसी नृत्य की, तो ये रहने वाला है पुरी से संबंधित। कहां से? पुरी से संबंधित रहने वाला है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में ही देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसमें एक जो कला है वो है चौका। ठीक, क्या है इसमें? कला है चौका। ठीक, तो यहां पे जब ये नृत्य करते रहते हैं तो एक चरकोन बनाते हैं, चारकोन की आकृति बनाते हैं। डांस करते करते, नृत्य करते करते ही चारकोन की जो आकृति बनाते हैं वो हमारे जगन्नाथ जी से संबंधित रहने वाली है, जगन्नाथ जी को दर्शाती है। भगवान जगन्नाथ जी को क्या करती है? जो चारकोनी की आकृति है वो दर्शाती है, जिसे हम चौका कहते हैं। क्या कहते हैं? चौका कहते हैं। वो भगवान जगन्नाथ जी को क्या करती है? दर्शाती है। ठीक, वर्गाकार जो आकृति है किसको दर्शाती है? भगवान जगन्नाथ को दर्शाती है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है? फटाफट से बता दो, जल्दी से जल्दी आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अगर हम बात करते हैं
तो भारत की अगर हम बात कर लें, ऑप्शन पहले देख लीजिएगा, अमेरिका है, चीन है, रूस है, भारत है। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत की अगर हम बात कर लेते हैं, तो भारत तो हमारा सबसे बड़ा आयात करता है। क्या करता है? आयात करता है, सबसे ज्यादा इसको खरीदने का काम करता है। लेकिन जो बेचने का काम करता है, तो एक नंबर पे कौन है? अमेरिका रहने वाला है। पहले नंबर पर है कौन? अमेरिका, जो सबसे ज्यादा क्या करता है? निर्यात करता है। दूसरे नंबर पे कौन है? फ्रांस। दूसरे नंबर पे कौन है? फ्रांस है। ये क्या करता है? आयात करता है। कौन? भारत आयात करता है। निर्यात में कौन करता है? निर्यात कौन करता है सबसे ज्यादा? तो पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर हथियार की जो सप्लाई करता है वो फ्रांस रहने वाला है। ठीक, इसको अच्छी तरीके से आप याद रख लीजिएगा। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले नंबर पे कौन है। पहले नंबर को छोड़ करके, क्योंकि पहला नंबर जो है तो वो सब लोग को जनरली याद रहता है, लेकिन सेकंड वाला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फ्रांस है, वो कुछ लोगों को याद रहेगा। ठीक, आज ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था? 1915 में, 1942 में, 1930 में, 1920 में? फटाफट से आप बता दो जिसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जीके का ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी जीएस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1930। 1930 एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, और यहां पे अमेरिका एकदम से सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर था वो अमेरिका था, और क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है 1930 एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अब आपकी जीएस के क्वेश्चंस को फटाफट से देख लेते हैं। जीके के ये क्वेश्चन थे, अब आपको जीएस देखने के लिए मिलेगी। क्या मिलेगी देखने के लिए? जीएस। ठीक, आ जाइए फटाफट से देखते हैं जीएस के क्वेश्चन को। तो जीएस का पहला हमारा क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु का आकार पर निर्भर करता है, वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर करता है, या फिर दोनों वस्तु का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर डी कहता है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर जीएस का फर्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का 11वें नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर की जीवन रेखा है। मानव शरीर की जीवन रेखा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं? तो जीवन रेखा की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और आंसर की अगर हम बात करते हैं तो रक्त आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ठीक, रक्त एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से वह अंग जो मनुष्य शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, फटाफट से बता दीजिए कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। यकृत है, ग्रास नली है, गुर्दे हैं, त्वचा है? फटाफट से बता दो कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो यकृत आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। यकृत आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अब ये करता क्या है? वसा को तोड़ने का काम करता है, वसा को पचाने का जो काम करता है वो कौन करता है? वो कौन करता है? फटाफट से बताओ कौन करता है? जो पित्त है,
वो करता है, ठीक, पित्त है वो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये पाचन का काम करता है। क्या करता है? पाचन का काम करता है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डी की संख्या सर्वाधिक होती है? उंगलियों में होती है, मस्तिष्क में होती है, छाती में होती है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं? उंगलियों में होती है, फटाफट से बताओ, या फिर छाती में होती है, या फिर मस्तिष्क में होती है? अगर हम मस्तिष्क की बात करते हैं, मस्तिष्क की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मस्तिष्क की बात करते हैं। मस्तिष्क की अगर हम बात कर लेते हैं तो मस्तिष्क में 8 हड्डियां होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। वही उंगलियों की बात करते हैं। उंगलियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो उंगलियों में 14 हड्डियां होती हैं। तो किसमें सबसे ज्यादा हो गया? उंगलियां आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, शरीर के अंदर सबसे ज्यादा हड्डियां कहाँ होती हैं? तो उंगलियों में होती हैं। कहाँ पे होती हैं? उंगलियों में होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में 14 हड्डियां होती हैं। किसमें? उंगली में होती हैं। अगर खोपड़े की बात कर लेते हैं तो खोपड़ी में कितनी होती है भैया? तो खोपड़ी में रहने वाली है आपकी केवल 8 हड्डियां। अगर किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि हमारा जो कमर की हड्डी होती है वहां पे ज्यादा हड्डियां होती हैं, तो एकदम से गलत जवाब है। आपका सही आंसर केवल और केवल कौन सा है? उंगलियां हैं। उंगलियां आपका सबसे ज्यादा सटीक आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उंगलियां आपका किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करके चले जाओ, टिक करके चले जाओ। ठीक, आ जाओ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर भी कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं, नाभिक को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से बता दो किसे कहते हैं। जल्दी जल्दी से आपको बताना है। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये 1 2 3 जो मैंने स्टार्ट किया है वो जीएस के लिए है, ठीक है ना। वो पहले जीके के लिए था, ये आपके जीएस के लिए है। आप इसको 11 12 13 जैसे भी आपको समझना हो उस तरह समझ लो, ठीक है ना। जैसे आपका मन करे वैसे समझो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा रहने वाला है? जीएस का 5वां नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें नाभिक आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। और अगर आपके में आता है केंद्र, केंद्रक, तो केंद्रक आपका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा मैं लिखने का तरीका चेंज कर दिया हूं ताकि आप ढूंढो उसको कि भाई यहां तो केंद्रक है ही नहीं, क्योंकि केंद्रक में होता है तो केंद्रक तो है ही नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स वाली लैंग्वेज तो लिखी हुई है ना यार, नाभिक लिखा हुआ है, इसका मतलब वो केंद्रक ही है। इसका मतलब वो केंद्रक ही है। अगर नाभिक और केंद्रक दोनों आ जाते हैं तब आपको क्या करना है? केंद्रक में टिक लगा करके चले आना है। ऐसा कभी देगा नहीं वो। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं फटाफट से। आगे हमारा क्या क्वेश्चन कहता है कि पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है। फ्लोएम का कार्य होता है, फटाफट से बता दो। ऑप्शन नंबर ए खाद्यों का प्रवाह करना, ऑप्शन नंबर बी तने को सहारा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी जल का प्रवाह करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से तने को खड़ा करना। जल्दी से बता दो कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। भैया फ्लोएम का जो कार्य होता है, फ्लोएम का जो कार्य होता है, क्वेश्चन नंबर 6, फ्लोएम का जो काम होता है वो क्या करता है भैया? कि खाना को पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है? खाना को पहुंचाता है। जब खाना बन जाता है तो बेटर वाला काम करता है, समझ लो शुद्ध शुद्ध बेटर वाला काम करता है भैया। अब पूछता है हर जगह जाकर के
तने के पास भी आएगा तो बेचारा पूछेगा कि खाना है भैया, खाना खाना है, खाना खाना है, लो 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 भैया खाना खा लो। और पत्तों के पास भी जाकर, पत्ता तो भाई खाना ही बना रहा है, सब जगह जा जाकर कर कि क्या पूछता है, भैया खाना खा लो, खाना खा लो। पत्ते में खाना बना, खाना बनने के बाद वो क्या करता है, सबके पास पहुंचाने का काम करता है कि भैया खाना बन गया है, खाना को खा लो जल्दी से। फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थ को पहुंचाने का काम करता है। ऐसे याद रखना कि सीधा सीधा वो अपने आप को वेटर समझ के रखता है कि भैया ऐसा है, लो लो खाना आ गया, खाना बन गया है भैया, खाना खा लीजिए। पूरे तने से लेकर के, सर से लेकर के पैर तक पहुंचाने का काम का उसका रहता है कि भाई खाद्य पदार्थों को पहुंचाता है। मतलब जड़ के पास भी जाकर के अगर खाना खाती है जड़, तो वो जड़ के पास भी पहुंचाएगा, बोलेगा भैया खाना खा लो, खाना बन गया है। मान लो ये पूरा पेड़ है, पेड़ का स्ट्रक्चर है ठीक, तो ये मान लो छोटा सा पेड़ है, ये जड़ वड़ है, तो ये क्या करेगा, फ्लोएम जो है तो यहाँ से पत्तों से लेगा, खाना जल्दी जल्दी बन गया है खाना ना, तो क्या करेगा, सब टहनियों वहनियों के सबके पास जाएगा, जल्दी से पहुंचाएगा खाना, यहाँ भी पहुंचाएगा, हर जगह खाने को सप्लाई वो करता है। बस केवल एक ही काम है उसका कि फटाफट से पूछेगा भैया लो लो खाना खाओ। ठीक, बेटर वाला काम कर रहा है वो। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि खमीर का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शंस देखिएगा, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। देख लो क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं खमीर का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, क्वेश्चन नंबर 7 जीएस का क्वेश्चन। जल्दी से बताइए, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, इनमें से कोई नहीं। खमीर का निर्माण, ये जो खमीर होती है भैया, वो खमीर का बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल होता है और आपकी डेली की लाइफ में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर आप जलेबी खाते हो तो आप खमीर का इस्तेमाल कर ही रहे हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अगर हम जनरली बात करें तो इससे जो है क्या बनता है, जलेबी बनती है। ठीक, जलेबी बनती है, मालपुआ बनता है, अगर आपने खाया है तो इससे बनता है। ये कैसे बनता है, घर में कैसे बनता है, अगर हम इसकी बात कर लें तो भैया क्या करो, 1 कप आटा ले लो, ठीक, और उसमें अगर आपको 1 कप आटा ले लिया, 1 कप गर्म पानी ले लो। अब क्या करो कि जो आटा है उसी के ऊपर गर्म पानी को डाल दो और ढक दो। ढकने के बाद 1 दिन बाद क्या करना है, उसमें जाकर के तुम आटा दोबारा से लो, 1 चम्मच उसी के अंदर डाल दो और वहां से 1 चम्मच क्या करो, निकाल करके फेंक दो। फिर इसके बाद 1 चम्मच दूसरे दिन भी यही प्रक्रिया करनी है, उसमें से 1 चम्मच को निकालना है, बाहर फेंकना है, इसके बाद 1 चम्मच यहां से डाल देना है। धीरे धीरे क्या होगा, ये क्या करेगा, खमीर वहां पे बन जाएगा। उसी में से आपका ब्रेड भी बनता है, पिज्जे का जो नीचे का बेस होता है, पिज्जा खाते हो ना जो ठूस ठूस के बढ़िया से, है ना, तो वो भी उसी से बनता है, जो नीचे का बेस होता है उसी से बनता है। जो ब्रेड खाते हो ना, ब्रेड भी उसी से बनता है। खमीर को ही खाते हो तुम लोग, बढ़िया। वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सड़ जाएगा। सड़ने के बाद उसमें से बढ़िया खट्टी खट्टी जब महक आने लगे तो समझ जाना कि बन करके एकदम से तैयार है। अब इसके बाद चाहे उससे तुम ब्रेड बनाओ, ब्रेड नहीं बनाते बनता तो तुम पिज्जा का बेस बनाओ, चाहे जो तुम्हारा मन करे वो बनाओ। जलेबी में मन कर रहा तो जलेबी बना के खा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, मैंने बनाने का एक तरीका तुमको बता दिया है ठीक, तो आपका किण्वन एकदम से सही जवाब हो जाएगा। किण्वन एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए एकदम से आपका राइट आंसर होगा। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइफाइड किसके द्वारा होता है, टाइफाइड किसके द्वारा होता है, जल्दी से बता दो किसके द्वारा होता है टाइफाइड। विषाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, या प्रोटोजोआ के कारण होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। इसी के कारण टीबी भी होती है।
तपेदिक जिसको बोलते हो, क्षय रोग जिसको बोलते हो, टीबी, क्षय रोग, तपेदिक, जो आपका मन करे वो बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टिटनिस होती है, टिटनस होती है, हैजा होता है, ठीक। ये कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जो जीवाणु के कारण होती है। आपको ये भी जो बीमारियां हैं उनको भी याद करके रख लेना, तो आपके काम में ही आएगा। आ जाओ नीचे देख लेते हैं, और देख लेते हैं क्वेश्चन भैया। और कौन सा बच्चा? क्वेश्चन नंबर 9। किस तत्व के परमाणु भार में, किसी तत्व के परमाणु भार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके डैश डैश के बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर होती है, समतुल्य भार के बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, या फिर परमाणु भार के बराबर होती है? कक्षा 9वीं का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, और कक्षा 9वीं का अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है तो अगर आप ना बता पाओ तो फिर इसमें तो दिक्कत की बात है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 9th है वो 9वीं कक्षा का पूछ लिया है क्वेश्चन। तो जल्दी से बता दो कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक आपका सही जवाब हो जाएगा, परमाणु क्रमांक आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर किसमें देखने के लिए मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद आपको बताना है, भाग नहीं जाना है, बता करके जाना है कि आपने जो 20 क्वेश्चन थे उसमें से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। ये बताए बिना जाना नहीं कोई भी, अगर चले गए तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? ग्रेफाइट बना है, मीथेन बना है, एसिटिक एसिड बना है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो फटाफट से बता दो। तो ग्रेफाइट आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर डी में देखने के लिए मिल रहा होगा आपको। ऑप्शन नंबर, सॉरी माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए आपको मिल रहा है, वही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? तो टोटल हो चुके हैं 20 क्वेश्चन। आपको अब बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जाते जाते मैं कह करके जा रहा हूं कि अगर कक्षा अच्छी लगी, क्लासेस अच्छी लगी, आप चाहते हो कि ये क्लासेस ऐसे ही चलती रहें, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 से 3 लोगों को शेयर करना है। और क्या करना है? इस क्लास को लाइक करना है, लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद आपको चले जाना है और बैठ करके और अच्छे तरीके से बैठ करके पढ़ाई करनी है केवल। क्योंकि अगर आप ठान लोगे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे आप पा नहीं सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।